Let's start today's video, and our today's video based on a new topic, and our new topic is agriculture income. So today we are going to cover the definition of agriculture income and try to understand the what income constitute agriculture income. कौन सी ऐसी इनकम्स होंगी जो एग्रीकल्चर इनकम होंगी और कौन सी इनकम्स ऐसी होंगी एग्रीकल्चर नहीं इनकम नहीं कहा जाएगा. तो वो कंडीशंस क्या क्या एक बार हम उनको देख लेंगे. तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह विद द सेम डेफिनेशन गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A. Important thing, one more thing is important, that agriculture income is exempt from tax under section 10. सो इंडिया में क्या होता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता. सेक्शन 10 में जो पूरा सीरीज है वहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम्स गिवन होते हैं. तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कोई भी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता. सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई टैक्स एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं होता है. And section 2 subsection 1A define the agriculture income. What are the condition? After satisfying that condition, a income is called agriculture income. तो start करते हैं discussion with the same definition given in the Income Tax Act 1961. And this is our definition given under section 2 subsection 1A. And the section says agriculture income means any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agriculture purposes. तो इसको ब्रेक करके हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, एक बार और रीड करते हैं. एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, क्लोज ए दिया हुआ है, तो ये जो हमें दिया हुआ है ये क्लोज ए यहाँ पे कहता है एनी रेंट और रिवेन्यू. अगर आपने रेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लैंड है और आपने किसी को लेट आउट किया है, किसी को किराए पे दिया हुआ है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, रेंट. तो जो वो रेंट होगा वो भी क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा. और रिवेन्यू कि आपने कुछ वहां से, जैसे बड़े जमींदार क्या होते हैं वो कुछ, जैसे ओल्ड टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे जो राजा महाराज होते हैं वो क्या होता रिवेन्यू चार्ज करते थे कि आपको अपनी जो भी अपनी क्रॉप्स हुई है उसका एक पार्ट उनको देना होता था. तो उसको रेंट बोलो, आज के ज़माने में रेंट कह देते हैं, पुराने ज़माने में रिवेन्यू कहते हैं. कुछ भी मतलब हो, तो आपको कुछ रेंट मिल रहा है या रिवेन्यू मिल रहा है या फिर दोनों में से कुछ भी मिल रहा है, तो आपको वो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा. और जो हमारा रेंट और रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ड्राइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया. तो वो लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होनी चाहिए, कहाँ पे स्थित होनी चाहिए, भारत में स्थित होनी चाहिए. कोई लैंड अगर आउटसाइड इंडिया है और वहाँ से हमने एक्टिविटी करें, एग्रीकल्चर करें, तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा. सिर्फ उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा जो कहाँ से मिल रही है, जो या तो कोई रेंट है या रिवेन्यू मिल रहा है कहाँ से, अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो भारत में स्थित भूमि है, उससे ही हमें ये चीज़ें मिल रही हैं. और तीसरी कंडीशन क्या है, इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस. और जो लैंड है उसका जो उसका जो यूज हो रहा है एज ए एग्रीकल्चर एक्टिव पर्पजेस के लिए यूज किया जा रहा है. पर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो एक्ट इनकम टैक्स एक्ट डजंट डिफाइन द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर पर्पसेस. तो एक्ट में कहीं पर भी नहीं गिवन है कि एग्रीकल्चर पर्पस से हमारा जो मतलब क्या है, सीधा सीधा उसके बारे में एक्ट ने कहीं पे कुछ भी नहीं बताया. तो वी कैन ट्रेस आउट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर पर्पसेस फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनोय कुमार साय रॉय के केस में. एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो एग्रीकल्चर पर्पसेस का मतलब क्या है. सुप्रीम कोर्ट सेज टू थिंग, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सब्सिक्वेंट एक्टिविटी. तो जितना भी हम प्रोड्यूस करें लैंड से, उसके ऊपर ये दोनों एक्टिविटीज एप्लीकेबल होने के बाद ही वो जो इनकम जो आपको आउटपुट मिलेगा उसी को ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहा जाएगा. और उसी से ही आपको कुछ भी मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी. तो सुप्रीम कोर्ट सेज प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन. तो बोथ ऑपरेशन मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर purposes. And primary activity includes tilling of soil, खेतों की जुताई, sowing of seeds, बीज को बोना, planting and similar operation on the land. तो इस तरह के कोई प्लांटिंग मतलब आपने क्या किया, या तो आपने सीड्स को बोया है जमीन में या फिर पेड़ लगाए हैं.
एंड सिमिलर ऑपरेशन ऑफ द लैंड। तो इस तरह के कोई भी और जो कार्य होंगे उन सबको प्राइमरी एक्टिविटीज कहा गया है। देन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड। तो आपने बीज को बोया था, तो उसके बाद जो वहाँ से अंकुरित होने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज की जाएंगी उन सबको क्या बोला गया है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कहा गया है। एज वीडिंग, डिगिंग ऑफ द सॉइल अराउंड द ग्रोथ ऑफ, मतलब डिगिंग, वीडिंग का मतलब क्या है कि खरपतवार उनको निकालना है। डिगिंग ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है कि जब पेड़ बड़ा होता है तो उसके चारों तरफ हम मिट्टी खोदते हैं, उसको क्या है, डिगिंग ऑफ द सॉइल। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल जो अनचाहे जो वहाँ पे घास फूस घास उगाई है उसको निकालना। कटिंग, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग, उसको काटना, देन उसको हार्वेस्ट करना एंड देन मार्केट करना, इन सब एक्टिविटीज को क्या कहा है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज फॉलो करनी, देन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हमें करने हैं। सपोज आपने प्राइमरी एक्टिविटी फॉलो नहीं किया और आपने सब्सिक्वेंट ऑपरेशन फॉलो किए तो उस एक्टिविटी को, उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ना ही उसको एग्रीकल्चर पर्पसेज के अंदर इंक्लूड। तो बहुत दोनों एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाना जरूरी है। डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लोज ए हमने कर लिया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A क्लोज ए हम कर चुके थे। एनी रेंट और रिवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। 3 कंडीशन थी, रेंट और रिवेन्यू मिलना चाहिए, उस लैंड से मिलना चाहिए जो इंडिया में लोकेटेड है, एंड और उस लैंड का यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, कृषि जो प्रायोजन है, कृषि के प्रायोजन के लिए उस भूमि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्लोज भी देखते हैं, क्लोज भी में क्या बात की गई है। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाई एग्रीकल्चर, तो कोई भी इनकम उस भूमि से आ रही है जो इसके ऊपर कृषि की गई है, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्लोज बी और सब क्लोज फर्स्ट में एग्रीकल्चर, देन सब क्लोज सेकंड में देख लेते क्या लिखा है। द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड or any process ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent in kind to render the produce raised to or received by him fit to be taken to the market। तो सिंपल बात ये गई कि जो हमें जो कल्टीवेटर है तो उसको क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो देखो क्या लिया था, परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। तो दो चीज़ों की बात की एक तो कल्टीवेटर और जो ओनर है वो अलग अलग हो सकते हैं। कि एक ओनर है वो कब उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसको सिर्फ क्या लेना है, रेंट लेना है, या फिर रेंट इन काइंड लेना है। रेंट इन काइंड का मतलब ये होता है कि आपने मॉनेटरी मतलब पैसों में आपने वहां से लगा नहीं लिया, आपने क्या सपोज उसको कहा कि आपने गेहूं उगाने के लिए दूसरे को अपनी लैंड रेंट पे दे रखे, तो वहां से आपने गेहूं ले लिया उससे, तो वो क्या हो गया, रेंट इन काइंड हो गया है। सिंपल द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर, या तो कल्टीवेटर उस एक्टिविटीज को करेगा या फिर जो जिनको रेंट इन काइंड मिला है वो उन प्रोसेसेस को फॉलो करेगा, जिससे जो जो प्रोसेस जो आपका जो प्रोड्यूस आपने किया है उसको मार्केट में ले जाके बेचने के लिए। सपोज आप जैसे गेहूं है, गेहूं को जब हम हार्वेस्ट करने के बाद ही उसको सेल करने के लिए जाते, पहले कटिंग करेंगे फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे, तो हार्वेस्ट करने के बाद उसको सेल करके लेगा। अगर सपोज जो रेंट इन काइंड लिया तो उसको हार्वेस्टेड नहीं मिली, तो उसको वो प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसके बाद ही उसको जाके मार्केट में वो सेल करेगा। तो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि मशीन में डालते हैं वो पूरी जो क्रॉप होती है और फिर वो उससे भूसा और जो गेहूँ अलग अलग होते हैं, तो वो क्या है, हार्वेस्टिंग है। तो वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है कि जो उसको सेलेबल बनाने के लिए, जो प्रोडक्ट है उसको सेलेबल बनाने के लिए, बिक्री योग बनाने के लिए जो एक्टिविटीज की जा रही है उसके बारे में बात की गई है। द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, या तो कल्टीवेटर ने किया या फिर जिसको रिसीव रेंट इन काइंड रिसीवर उसने किया है। एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस राइस्ड और रिसीव्ड बाय हिम फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। तो मार्केट में ले जाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा उससे कोई इनकम हो रही है। गेहूं लेके गए, हमने उसको हार्वेस्ट किया, कट करने के बाद कटिंग जो क्रॉप्स थी वो रेंट इन काइंड मिली ओनर को, ओनर ने क्या उसको हार्वेस्ट किया, उसके बाद वो मार्केट में लेगा, उससे अगर उसको कोई इनकम हो रही है उसको सेल करने का, तो वो भी क्या कही जाएगी, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। नेक्स्ट, द सेल बाय अ कल्टीवेटर और receiver of rent in kind of the produce raised or received by him in respect of which no process has been performed other than a process of nature described in the paragraph second of the sub clause। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर आपने
जो प्रोसेस यहाँ पे लिखा है इस द पैराग्राफ सेकंड में जो एक्टिविटीज बताई गई हैं कि कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद ही जो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ही उसको सेलेबल बनाया गया है मार्केट में सेल करने के लिए। क्लोज थर्ड कहता है कि अगर जो आपका कल्टीवेटर है या फिर जो रेंट इन काइंड रिसीवर है और उसको कुछ प्रोड्यूस मिला है और उससे सीधा ही उसको मार्केट में सेल कर दे, कोई एक्टिविटी हर जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी उसको परफॉर्म करनी वो नहीं की है, उसको सीधा ही जाके मार्केट में सेल है, तो उससे जो इनकम मिली है तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है ना कि नेचर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ सेकंड, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेकंड में बताई गई है वो परफॉर्म नहीं की गई है और उससे सीधा ही जो कटिंग करने के बाद सीधा ही जो अपना प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है लैंड से, उसको सीधा ही मार्केट में सेल कर दिया है, तो उस जो एक्टिविटी से जो उस सेल करने से जो इनकम हमें मिले उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। बात करते हैं, डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट इज क्लोज सी, any income derived from any building owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land or occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind or any land with respect to which or the produce of which any process mentioned in paragraph second and third of subclause B is carried on। क्लोज सी जो हमें बता रहा है, क्लोज सी अभी तक जो हमने बात की, जो क्लोज ए और बी में जो हमने ए बी में जो हमने बात की उसमें कहा गया कि अगर आपके पास लैंड है उससे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम कहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लैंड होता है उसके ऊपर एक टेम्परेरी बिल्डिंग बनी होती है, तो अगर उस बिल्डिंग से भी हमें कुछ मिल रहा है, वहाँ से रेंट मिल रहा है, तो उस वो जो रेंट है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। तो एक बार दोबारा से रीड करते हैं और समझते हैं इसको धीरे धीरे। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए वो यूज हुए ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड, कि मतलब जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है। सपोज आपने या तो जो ओनर है उसके पास वो प्रॉपर्टी है तो उसको रेंट मिल रहा है तो भी एग्रीकल्चर इनकम है। सपोज जो ओनर ने वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो किसी दूसरे को दे रखी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए, तो अब जो लैंड है वो किसके 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 पास ऑक्यूपेशन, कौन उसको ऑक्यूपाइड कर रहा है, जो कल्टीवेटर है जिसको लेट आउट किया हुआ है लैंड को, तो अब उसके उसमें तो अगर उसको भी वो रेंट मिल रहा है वहां से तो उसके लिए भी वही क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। तो तो जो लैंड बिल्डिंग से जो इनकम मिलेगी उसके लिए जरूरी नहीं है कि ओनर होना जरूरी नहीं है, उसके लिए रिलेशनशिप होना जरूरी है कि लैंड से उसका रिलेशनशिप कैसा है, कि उसने वो जो एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है क्या वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर कर रहा है तो बिल्कुल वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम कही जाएगी। Any income derived from any building owned and occupied by the receiver of the रेंट, तो जो रेंट को रिसीव कर रहा है उसको ओन कर रहा है, उसके पास है और उसी को ऑक्यूपाइड कर रहा है। और रिवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड, और उस तरह की जो लैंड है जिसके ऊपर वो बिल्डिंग है उससे वो कोई रेंट या रिवेन्यू ले रहा है। और ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर, वही बात आ गई कि या फिर कल्टीवेटर क्या ओनर के पास है या फिर जो कल्टीवेटर है जो लैंड को यूज कर रहा है। कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी लैंड विद रेस्पेक्ट टू विच और द प्रोड्यूस ऑफ विच एनी प्रोसेस मेंशन्ड इन क्लोज सब क्लोज सेकंड एंड थर्ड। बात करें सब क्लोज सेकंड और थर्ड की, तो उसने कहा कि वहाँ उस कंडीशन जो क्लोज सेकंड और थर्ड है उसमें जो प्रोसेसेस बताए गए हैं उन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग जो भी लैंड को यूज कर रहा है उसने उसको रिसीव किया है तो उसके लिए वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा उसको। पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं। प्रोवाइडेड दैट द बिल्डिंग इज ऑन और इन द इमीडिएट वेसिनिटी ऑफ द लैंड, वेसिनिटी खाली पड़ी हुई आसपास, एंड is a building which is receiver of the rent or revenue or the cultivator or the receiver of rent in kind by the reason of his connection with the land require a dwelling house as a storehouse or other outbuilding end। तो बात की गई कि जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी, जो लैंड है उसके ऊपर है या फिर उसके आसपास की जगह पे बनी हुई है और उसी से उसको रेंट मिल रहा है, रेंट या रिवेन्यू मिल रहा है, या और उसको रिसीव कौन कर रहा है, या तो कल्टीवेटर है और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड बाय द रीजन, किसी भी रीजन से ऑफ हिज कनेक्शन विद द लैंड रिक्वायर अ ड्वेलिंग हाउस, टेम्परेरी जो हाउस होता है उसके लिए बात करें, और एज अ स्टोर हाउस और अदर
आउट बिल्डिंग, तो कोई भी किसी भी नाम कुछ भी टेम्परेरी हाउस हो सकता है, उसको रेंट लेट आउट किया गया है, तो उसी से भी कोई इनकम आ रही है तो उसको भी क्या कहा गया, एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। बात कर लेते हैं, द लैंड इज आइदर असेस्ड टू द लैंड रिवेन्यू इन इंडिया। सेकंड कंडीशन क्या है, द लैंड, जो लैंड है उसके ऊपर जो लैंड रिवेन्यू एप्लीकेबल है, उसके उसके ऊपर जो लगान है वो वसूला जाता है। इस सब्जेक्टेड टू लोकल रेट, या तो जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर लगान ले रही है, या फिर जो लोकल रेट है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो उनके ऊपर लगान लेती है, टैक्स लगाती है। एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एज सच, और वेयर द लैंड इज नॉट असेस्ड टू द लैंड रिवेन्यू और सब्जेक्ट टू द लोकल रेट इज नॉट सिचुएटेड। तो उसने कहा कि जो लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है, कि वो लैंड जिस जो लैंड रिवेन्यू के अंदर जो लैंड रिवेन्यू उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, या फिर जो लोकल रेट उसके लिए ऊपर एप्लीकेबल होता है, और उसको जो रिवेन्यू है उसको कलेक्टेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के द्वारा, या फिर जो उसके ऊपर वो लैंड रिवेन्यू एप्लीकेबल भी नहीं होता है, राइट। तो होता है या नहीं होता, तो वो जो लैंड है जिसके जिसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए, उसकी कंडीशन है, इन एन एरिया विच इज कंप्राइज्ड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, की जो म्यूनसिपैलिटी है उसकी जो जुरिस्डिक्शन में नहीं आनी चाहिए, उसके जो क्षेत्राधिकार में उसका वो नहीं होनी चाहिए। आगे वाइदर नोन एज म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी और एनी अदर नेम, तो कुछ भी नाम हो सकता है, तो नॉर्मली हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही उसको बोलते हैं। और अ कंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज़ अ पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000, तो और उस जो एरिया है जहाँ पे उसकी जो पॉपुलेशन है 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकती है पर 10,000 से कम उसकी पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो, तो उस एरिया में जहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में जो डिस्ट्रिक्शन में आता है, तो अगर उस लैंड से हमें कोई इनकम हो रही है तो वो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, तो वो क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो सपोज अगर इस कंडीशन को देखा जाए, अगर सपोज नोट लेस देन 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए ये लिखा है, पर ज़्यादा तो हो सकती है, तो अगर ज़्यादा है तो फिर उस कंडीशन में उसको एग्रीकल्चर इनकम कह दिया जाएगा। नेक्स्ट, इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर एरियली, तो जो ये डिस्टेंस का भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। इन एनी, तो ये जो पहली क्लोज थी ए वो हमने देखिए, बी में बात कर लेते हैं। दो दो कंडीशन है, या तो वो ए कंडीशन फॉलो करेगी या फिर ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी। इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर एरियली, या फिर जो एरिया होगा उसकी जो डिस्टेंस है वो एरियली मतलब आसमान से देखी जाएगी। नॉट बीन मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रेफर्ड इन आइटम ए, जो क्लोज ए में, सब क्लोज ए में हमें बताया गया उसके बारे में बात की गई है। एंड विच हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। तो यहाँ पे सिंपल बात की गई कि जो आपकी जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी की जो लिमिट्स हैं उसके 2 किलोमीटर के बाद आनी चाहिए वो लैंड, उसकी जो 2 किलोमीटर के एरिया उसके अंदर वो लैंड नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो 1 लाख से कम होनी चाहिए, कि 1 लाख से ज़्यादा ना हो और एक 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम हो, तो ही उसको उस कंडीशन में उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। अगर इन कंडीशन से बाहर कोई लैंड है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड या फिर कह सकते हैं रूरल लैंड कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट बीन मोर देन 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनसिपैलिटी की जो लिमिट्स है उससे 6 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और कंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू आइटम ए एंड विच हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लैक्स, तो पॉपुलेशन या तो 6 किलोमीटर का एरिया हो, या फिर जो उसकी पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा और 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम होनी चाहिए। नॉट बीन मोर देन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द एनी म्यूनसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रेफर्ड इन आइटम ए एंड विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लैक्स। जो आपकी एरियली जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन लिमिट्स में अगर कोई लैंड
आती है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोला जाएगा, और उससे जो एक्टिविटी, उससे जो इनकम होगी लैंड से, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या है कि जो लैंड है वो इन लिमिट से बाहर होनी चाहिए। कुछ और देख लेते हैं आगे। इन एनी एरिया, ये हमने कर लिया। एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कुछ चीज़ों को लेकर। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर दैट रिवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड शेल नॉट इंक्लूड, कि उसने कहा कि अगर कुछ डाउट्स है तो उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है। रिवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड शेल नॉट इंक्लूड and shall be deemed never to be include any income arising from the transfer of land referred in item A or item B or subclause 3rd of clause 14 of this section। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लैंड है, अगर उस लैंड को सेल आउट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर मतलब सेल कर रहे हैं, तो उस जो सेलिंग अमाउंट से जो हमें अमाउंट मिला है, उस एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, उस बेचने से जो हमें पैसा मिला है उस पैसे को एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 देख लेते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग और लैंड रेफर्ड to in subclause C arising from the use of such building or land for any purpose including letting of residential purpose or the purpose of any business or profession other than agriculture falling under section under subclause A or subclause B shall not be agriculture income। तो उसने कहा कि जो आपकी जो बिल्डिंग है जो हमने लेट आउट किया, वो उस बिल्डिंग को जो हमने लेट आउट किया उसका जो पर्पस होना चाहिए वो भी एग्रीकल्चर होना। सपोज आपने क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग किया, उसके बाद उसको एज अ स्टोर हाउस आपने यूज़ किया, तो वहाँ से आपको इन अगर आपको रेंट मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। पर आपने सपोज उस जो लैंड पे जो बिल्डिंग बनी उसको आपने किराए पे दे दिया है, किराएदारों को दे दिया, वहाँ से आपको इनकम मिल रही है, तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाएगा। या फिर कोई बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आप उस बिल्डिंग को यूज़ करें तो उस कंडीशन में जो भी आपको रेंट मिलेगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन 3 देख लेते हैं। फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस क्लॉज एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रो इन आ नर्सरी शेल बी डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम। सिंपल कहा गया कि अगर नर्सरी हमने अपनी उस लैंड पे लगाई हुई तो नर्सरी से होने वाली इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सेकंड ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज सी पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिंपल कहा गया कि जो हमने पॉपुलेशन की बात की, जो 10,000 1 लाख जो हमने अभी देखा था, उस कंडीशन में जो हमने पॉपुलेशन की बात की थी उसमें जो कहा गया कि जो ये पॉपुलेशन होगी ये डिसाइड करेगी कौन से डाटा के ऊपर, जो सेंसस होगा लास्ट पब्लिश सेंसस जो होगा उसके डाटा के अकॉर्डिंग ही इसको देखा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।